हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों, कैसे हो रहे हैं एग्ज़ाम आपके। तो फर्स्ट एग्ज़ाम आपका कैसा गया और उसका फीडबैक ज़रूर दें दोस्तों कि क्या क्या आया, क्या क्या पूछा गया और जो कराया गया था प्रिपरेशन उससे रिलेटेड कितना आया और कितना यूजफुल रहा। दोस्तों, आज का क्लास हमारा फर्स्ट ईयर से रहेगा। आज हम मॉडल पेपर 3 पर बात करेंगे, ठीक है ना। मॉडल पेपर हमारा रहेगा कोर्स 3 का, यानी कि कोर्स 3 का मॉडल पेपर करेंगे। कोर्स 2 तक का हो गया है, तो कोर्स 3 में कौन कौन से ऐसे फुल फॉर्म्स हैं जो मैंने आज करानी है, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है एग्ज़ाम के लिए आपकी 2 नंबर वाली। या इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल या एजुकेशन प्रोग्राम। 5वां है CBA करिकुलम बेस्ड असेसमेंट, ठीक है। ये पांचों फुल फॉर्म्स कल के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है। अच्छा, पार्ट बी में देखिए जो 2 नंबर में प्रश्न आएंगे, स्क्रीनिंग को परिभाषित कीजिए। स्क्रीनिंग का हिंदी अर्थ अगर मैं बोलूँ, या मैंने रोमन में लिख दिया, आवरण है, किसी चीज़ का आवरण लेना। स्क्रीनिंग यानी कि आवरण। तो स्क्रीनिंग एक सरल, संक्षिप्त प्रक्रिया है जिसका उपयोग बच्चों या शिशुओं की पहचान करने के लिए किया जाता है। यानी कि आवरण या स्क्रीनिंग एक सरल और संक्षिप्त प्रक्रिया है जिसका उपयोग शिशुओं या बच्चों की पहचान करने के लिए किया जाता है। मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। 2 नंबर में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, अब तो आपको पता चल गया होगा। तो सीखने सिखाने की निश्चित अवधि के पश्चात छात्र की वास्तविक जल्दी में सब गड़बड़ होता है। छात्र का वास्तविक स्तर या वास्तविक उपलब्धि बोल सकते हैं। उपलब्धि जांचना मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है। सीखने सिखाने की निश्चित अवधि के पश्चात छात्र की वास्तविक उपलब्धि जांचना मूल्यांकन कहलाता है। तीसरा है मापन को परिभाषित कीजिए। मापन क्या है? किसी तत्व के विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करना मापन कहलाता है। ठीक। 4 है, देखिए ये इतने छोटे छोटे आंसर इसलिए दे रही हूँ कि आप 2 नंबर में अच्छे से याद रखें और अच्छे से करके आए, क्योंकि ये वे मार्क्स होते हैं। अगर आपको पता होता आपको कुछ ही शब्द लिखने होते हैं और पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही छोटी सी लाइन में आप एक शब्द का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। DTLD एक असेसमेंट टूल है, कितने वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, मूल्यांकन के चरण कौन कौन से हैं? तो मूल्यांकन के चरण कौन से हैं दोस्तों? समस्या पहचान, ठीक है, समस्या पहचान करना और समस्या पहचान करना, मूल्यांकन के चरण समस्या पहचान करना, आवश्यकता
निर्धारण करना, समस्या पहचान, आवश्यकता निर्धारण करना, रणनीति बनाना, रणनीति बनाना। ठीक, समस्या पहचान करना ये यहाँ पर आएगा तीसरे नंबर पे, समस्या पहचान, रणनीति बनाना और आवश्यकता निर्धारण करना। यानी कि पहला तो आपका ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं है। पार्ट सी में देखिए कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। पार्ट सी में देखिए, पार्ट सी में हमको केवल 4 प्रश्न करने हैं, सबको पता है, लेकिन 6 प्रश्न दिए हुए हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है बौद्धिक आकलन को समझाइए, यानी कि बौद्धिक इंटेलिजेंट असेसमेंट क्या है। ठीक है, तो बौद्धिक आकलन को आप कैसे समझाएंगे, बौद्धिक आकलन के बारे में लिखेंगे, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसमें क्या क्या उद्देश्य है, क्यों किया जाता है। ठीक है, और फिर शैक्षिक सेटिंग से क्या संबंध है उसका, ये भी आप बताएंगे। ठीक है, बौद्धिक आकलन में। ठीक, तो बौद्धिक आकलन को आप करके आ सकते हैं। दूसरा है औपचारिक और अनौपचारिक आकलन का अर्थ, अवधारणा और शैक्षिक सेकंड में इसकी क्या भूमिका है। यहाँ पर इस तरीके से पूछा ना, औपचारिक अनौपचारिक, ये बौद्धिक आकलन में भी पूछ सकता है वो। ठीक है, लेकिन शैक्षणिक आकलन में ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो कोर्स जो आपका 2 है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो दूसरा प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ, औपचारिक अनौपचारिक आकलन का अर्थ, अवधारणा और शैक्षिक सेटिंग में इसकी भूमिका, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। 150 शब्दों में करके आइएगा, क्योंकि इसमें हेडिंग्स बहुत मिल जाएंगे। अर्थ, अवधारणा, एक तो औपचारिक अनौपचारिक को बताएंगे आप, आकलन क्या है, उस दोनों के अर्थ बताएंगे, दोनों के अवधारणा बताएंगे। 4 आपको ये हो गए, 4, और फिर दोनों में शैक्षिक इसकी भूमिका, यानी कि 6 या 8 हेडिंग्स में आप अच्छे से इसको लिख सकेंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न रहेगा। तीसरा है विकासात्मक विकलांगता वाले छात्रों का आकलन करते समय ध्यान देने या ध्यान रखने योग्य बिंदु लिखिए। तो ध्यान, विकासात्मक विकलांगता वाले छात्रों की जो आकलन करते समय हम जो कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे, तो उनको आप एक एक पॉइंट डायल कर क्या करेंगे, डिटेल करेंगे, तो 150 शब्दों में बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका कल के एग्जाम के लिए। विभिन्न परिस्थितियों में शिक्षक दक्षताएं और विशेष शिक्षा शिक्षक की भूमिका क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये भी आप अच्छे से कर सकते हैं। 5 वाला है CBA को समझाइए, यानी कि करिकुलम बेस्ड असेसमेंट को समझाइए क्या है। 5 नंबर में फिर संबंधित स्थितियों का आकलन और प्रक्रिया समझाइए, इसकी क्या प्रक्रिया है। तो आप मेरे हिसाब से ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, CBA को समझाइए, आपको पता है कि होता है ना, थोड़ा इसमें समझना पड़ता है, जो होता है वही लिख सकते हैं। लेकिन जो ये आ गया जैसे यहाँ पर कि विकासात्मक विकलांगता वाले छात्रों का आकलन करें, ये हमारे प्रैक्टिकली जो भी आते हैं ना, वो हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, क्योंकि क्या ना, प्रैक्टिकली हम बच्चों के साथ प्रैक्टिकल कर चुके होते हैं। तो जो पास्ट में हमने सीखा होता है, बच्चों के साथ किया होता है, उस सिचुएशन को हम याद करके बहुत सारे अपने पॉइंट्स बना सकते हैं और फिर उन पर लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के आप क्वेश्चन ढूंढेंगे जो प्रैक्टिकली ज़्यादा हो, थियोरटिकल कम, प्रैक्टिकली ज़्यादा, क्योंकि थियोरटिकल में जो होता है, जो होगा आप वही लिखेंगे, अपने शब्दों में बना के लिख सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ नहीं। लेकिन अगर जो प्रैक्टिकली आपके जो आते हैं ना, उसमें आप बहुत सोच समझ के, जब बच्चे के साथ काम किया था, उससे पहले क्या किया था, क्या नहीं किया था, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या हमने देखी थी, कौन कौन सी चुनौतियाँ आई थी, तो प्रैक्टिकली जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा कीजिए। ठीक है ना। अच्छा, पार्ट डी में आ जाइए आप। पार्ट डी में आपको 2 प्रश्न करने हैं, 1 प्रश्न करना है। तो जैसे इसमें कुछ असेसमेंट टूल भी पूछे जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर 3 किए हैं, क्योंकि तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोई भी आ सकता है, चाहे वो ईसा हो गया, DSM हो गया या कार्स हो गया। ठीक है, कोई एक आएगा जरूर, चाहे वो 5 में पूछे, 10 में पूछे, लेकिन ज्यादातर संभावना इसकी है कि 10 में पूछेंगे वो। ठीक है, तो पार्ट डी में एक क्वेश्चन है, सीखने की शैलियों और रणनीतियों का आकलन कीजिए। तो ये सीखने की शैलियों को आप करेंगे विस्तार, फिर उनकी रणनीतियां क्या है, उनके आकलन किस तरीके से करना है, क्या करना है, आपको 10 मार्क्स में यानी 10 मार्क्स में आएगा, 250 शब्दों में करना होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा है बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के लिए आकलन का महत्व और उद्देश्यों को विस्तार करें, 99% आएगा आपको ये। ठीक,
4 है विभिन्न कौशलों के आकलन हेतु सामग्री तैयार करना। ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 80% तक, समझ रहे हैं आप। तो जो ये 3-4 क्वेश्चन है, 4 में से आपको 2 करने हैं, तो एक तो यही आ जाएगा आपको, बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के आकलन का महत्व। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये देखने को मिल जाएगा, 99% मैं बोल रही हूँ आपको, और बाकी कोई भी एक टूल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 10 नंबर में। तो ये हमारा कोर्स 3 का मॉडल पेपर हो गया। 4 और 5, 6 यानी कि 3 रहते हैं, जल्दी करते हैं। फुल फॉर्म्स भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे एनआरटी हो गई कल के लिए। ठीक है, एफएसईपी हो गया मोस्ट इम्पोर्टेंट, आईईपी हो गया मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो ये देखने को मिल जाएंगे। सीबीए हो गया, ये हमारी फुल फॉर्म जो है, मेन फुल फॉर्म्स है, बहुत ज़्यादा हम प्रैक्टिकल में इनको यूज करते हैं, तो ये फुल फॉर्म्स हमारी आ सकती हैं। पूरे का पूरा जो आपको मॉडल पेपर दिया है, तो इससे रिलेटेड आपको बहुत कुछ कल देखने को मिलेगा। बाकी समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, तो आप पूछते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। वीडियो क्वालिटी खराब है तो आप अपने फ़ोन की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है ना, बार बार बोलने से ऐसा लगता है हम क्या करें, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप अपने फ़ोन की वीडियो क्वालिटी बढ़ाइए। ठीक है, तब आपको अच्छे से दिख सकता है। अगर ठीक से क्लियर नहीं हो रहा है तो जो मैं बोल रही हूँ तो आप उसको सुन लीजिएगा अच्छे से। और कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।